नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन कानपुर से गाज़ियाबाद में इस डायबिटीज़ अपडेट में डॉक्टर पंकज अग्रवाल द्वारा दिए हुए टॉपिक को आपके सामने एक बार पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो अभी मैंने फिजिशियंस के सामने प्रस्तुत किया। डायबिटिक फुट, इज इट पेशेंट्स फॉल्ट और फिजिशियंस इनर्शिया? किसकी गलती है, मरीज की या डॉक्टर की? पहले देखते हैं एक्चुअली डायबिटिक फुट कितना भारी, कितना बर्डन है। बहुत भारी है। देयर इज इनॉर्मस बर्डन ग्लोबली ऑफ डायबिटिक फुट डिजीज। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर 30 सेकेंड पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना पैर डायबिटीज की वजह से खो देता। होता क्यों है? क्योंकि इसको नेग्लेक्ट किया जाता है, जिसके रिजल्ट्स डिवास्टेटिंग होते हैं। और ये सब डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होता है। पेशेंट या तो वो बात नहीं मान रहा है, उसकी वजह से डायबिटिक फुट हो रहा है, या हेल्थ केयर प्रोवाइडर या एक डॉक्टर जिसका वो ट्रीटमेंट करा रहा है, उसके पार्ट पे कमी है। आइए हम मिल के एनालाइज करते हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर रिलेटेड इनर्शिया की, ज्यादातर डॉक्टरों के पास समय का अभाव है। डायबिटिक फुट को हैंडल करने के लिए नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट और टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो फिजिशियन को ध्यान में रखने होते हैं। अक्सर डॉक्टर भाई रिएक्टिव अप्रोच रखते हैं, मतलब कि जो हुआ उसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है, बजाय इसके कि ये सोचते हुए कि हम ये होने से कैसे रोक सकते हैं। प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं होती। शायद मरीजों के जरूरतों का सही अंदाजा नहीं लग पाता है। डॉक्टर को गाइडलाइंस जो बहुत सारी सोसाइटीज, एडीए, ईएसटी, एएसी, उनके कई पहलुओं को समझने में दिक्कत होती है। नए इलाज जिससे फायदा हो सकता है, उसको शुरुआत में एडॉप्ट करने में, सम्मिलित करने में अपने इलाज में दिक्कत होती है। बहुत सारी दवाइयों का जो साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, शुगर कम हो रही है, वजन बढ़ रहा है, इसकी वजह से डॉक्टर अक्सर प्रॉपर इलाज करने से वंचित रह जाते हैं। इंडिविजुअलाइजेशन, उस गाइडलाइन को कैसे एक मरीज में इंडिविजुअलाइज करना है। डॉक्टर क्या कैलिबर है उस बीमारी को समझने में, कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट रेजिमेन को समझने में, और सबसे बड़ी बात, जो आप इलाज लिख रहे हैं वो मरीज फॉलो करेगा भी कि नहीं करेगा। अब बात करते हैं डायबिटिक फुट की। यहाँ पे मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ। ये एक त्रासदी होगी अगर इस तरह के पैर को हम डायबिटिक फुट कहेंगे, which is a very advanced stage of the disease. In fact, कोई भी पैर की बीमारी जो डायबिटीज या इसके लंबे समय तक होने वाली व्याधियों से या कॉम्प्लिकेशंस के कारण होती है, वो डायबिटिक फुट। डायबिटिक फुट में अक्सर रूल ऑफ 15 कहते हैं। 15% डायबिटीज के मरीजों को कभी ना कभी जीवन में फुट अल्सर या पैर में घाव होता है। 15% ही पैर के अल्सर
में बोन का इन्वॉल्वमेंट या ऑस्टियोमाइलाइटिस मिलती है और 15% फुट अल्सर से पैर कटने तक की नौबत आ जाती है, जिसको हम लोग रूल ऑफ 15 कहते हैं। अगर हम डायबिटिक फुट की नेचुरल हिस्ट्री को देखें, डॉक्टर एडमंड्स ने 2006 में एक क्लासिफिकेशन दिया था। स्टेज 1 एक डायबिटीज का एक नॉर्मल फुट, यानी स्टेज 1 की शुरुआत डायबिटीज के साथ हो गई, क्योंकि ये पैर हालांकि अभी नॉर्मल है, लेकिन आने वाले समय में संभावना है कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दूसरी स्टेज है हाई रिस्क फुट, जिसमें न्यूरोपैथी की शुरुआत हो गई है, वैस्कुलोपैथी की शुरुआत हो गई है। तीसरी स्टेज है जबकि एक घाव या अल्सर डेवलप होता है। चौथी स्टेज है जब उस घाव में इंफेक्शन हो जाता है, पस पड़ जाता है, विच इज स्टेज 4। और स्टेज 5 में एक नेक्रोटिक फुट, जिसमें पैर का कोई ना कोई हिस्सा डेड हो गया है, दिस इज स्टेज 5। अगर हम बात करें डायबिटिक फुट की पैथोफिजियोलॉजी की, क्यों आखिर डायबिटीज के मरीजों में पैर का इन्वॉल्वमेंट होता है, पहली और सबसे पहली चीज है न्यूरोपैथी, यानी कि नसों का इन्वॉल्वमेंट जो डायबिटीज की वजह से, ब्लड शुगर बढ़े रहने की वजह से होता है। इसमें सेंसरी हो सकता है, मोटर हो सकता है या ऑटोनॉमिक हो सकता है। ये 3 तरह की न्यूरोपैथी होती है। दूसरी चीज जो है ब्लड वेसल्स या रक्त नलियां, जिसका इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसको हम लोग वैस्कुलर डिजीज बोलते हैं। इन दोनों के मौजूद होने के बाद में उसके ऊपर पैर में इन्फेक्शन हो जाता है, जो सेप्सिस होती है। तो ये 3 बेसिक चीजें हैं, न्यूरोपैथी, वैस्कुलर डिजीज एंड देन इन्फेक्शन और सेप्सिस, जिसकी वजह से डायबिटिक फुट होता है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि न्यूरोपैथी मोटर, सेंसरी या ऑटोनॉमिक होती है, जिसमें कई कारणों से पैर का इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके ऊपर वैस्कुलर या खून का प्रवाह करने वाली नलियों का इन्वॉल्वमेंट होता है, फिर इन्फेक्शन हो जाता है, ट्रॉमा होता है और वो एक डायबिटिक फुट अल्सर को बना देता है। तो ये बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है डायबिटिक फुट अल्सर की। न्यूरोपैथी, वैस्कुलोपैथी, ट्रॉमा एंड इन्फेक्शन, ऑल दीज लीड टू डायबिटिक फुट अल्सर। अगर हम बात करें इन्फेक्शन की, तो डायबिटीज में पैर में इन्फेक्शन की क्यों संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि स्किन फिशर होते हैं। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से स्किन या त्वचा और सबक्यूटेनियस टिश्यू में ड्राइनेस हो जाती है, फिशर कट जाते हैं, जिससे कि जो कीटाणु हैं वो अंदर जाके इन्फेक्शन कर सकते हैं। उसमें जो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, उनकी कीमोटैक्सिस और फेगोसाइटोसिस डायबिटीज में प्रभावित होती है। मैंने आपको बताया कि नसों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से डीप सीटेड इन्फेक्शन, जो त्वचा के नीचे की लेयर है, उसमें ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि मरीज को दर्द नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि जब ऊपर का जो स्किन का अल्सर था उसमें इन्फेक्शन होके और वो अंदर एक फोड़े के रूप में, एप्सिस के रूप में कन्वर्ट हो गया। इसमें दोनों ही तरह के बैक्टीरिया, चाहे वो एनारोबिक हो चाहे एरोबिक हो, दोनों तरह के बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए इलाज में
दोनों तरह के एंटीबायोटिक्स या वो दवाइयाँ एंटीबायोटिक जो एनारोबिक बैक्टीरिया पे काम करती हैं देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम डायबिटिक फुट इन्फेक्शन के क्लासिफिकेशन की बात करें, पहली स्थिति होती है ग्रेड 1, जबकि इन्फेक्शन का कोई भी लक्षण या साइन नहीं है पैर में। दूसरी स्थिति है जिसमें सिर्फ उतनी ही जगह पे स्किन में या सबक्यूटेनियस टिश्यू में आधे सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से कम अल्सर के आसपास इन्फेक्शन का एरिया है। अगर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है और अंदर के टिश्यू जैसे में एब्सिस बन गई है, ऑस्टियोमाइलाइटिस या बोन का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, सेप्टिक आर्थराइटिस हो गई है, फेशिया का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, ये 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो इसको स्टेज 3 कहते हैं। जब सिस्टमिक इन्फेक्शन के 2 से ज्यादा साइन मिले, जैसे बुखार मिले 38 डिग्री से ज्यादा, हार्ट रेट 90 बीट पर मिनट से ज्यादा है, सांस की रेट 20 बीट पर मिनट से ज्यादा है, PaCO2 32 मिलीमीटर मरकरी से कम है, टोटल WBC काउंट 12,000 से ज्यादा है या 10% से ज्यादा बैंड सेल मिल रहे हैं, तो इसको स्टेज 4 या सीवियर इन्फेक्शन इन ए डायबिटिक फुट कहते हैं। अभी हम बात करते हैं कि ऑटोनॉमिक, मोटर और सेंसरी न्यूरोपैथी से डायबिटिक फुट कैसे होता है। जब सेंसरी न्यूरोपैथी होती है तो जो एक पैर में प्रोटेक्टिव सेंसेशन या रक्षात्मक जो सेंसेशन होता है वो चला जाता है, जो नीचे के पैर के नीचे के हिस्से से शुरू होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है, जिसको हम लोग स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन या जुराब की तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें लार्ज फाइबर अगर न्यूरोपैथी में इन्वॉल्व होते हैं तो उससे टच सेंसेशन और जॉइंट का सेंसेशन चला जाता है। स्मॉल फाइबर अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उससे दर्द का और टेम्परेचर का सेंसेशन चला जाता है। अधिकतर डायबिटिक फुट में ये दोनों फाइबर, स्मॉल एंड लार्ज फाइबर, बोथ आर इन्वॉल्व। अब इस न्यूरोपैथी के ऊपर अल्सर कैसे होता है, 2 तरह से हो सकता है। कोई भी अनएक्सेप्टेबल स्ट्रेस है जो पैर में हो रहा है, कुछ बार हुआ, या ऐसा स्ट्रेस जो एक्सेप्टेबल है जो बार बार होता रहे। अनएक्सेप्टेबल स्ट्रेस मीन्स कोई चोट लग गई, एक बार हो गई। एक्सेप्टेबल मीन्स आपका जो मरीज है उसके पैर के जूते ने उसको काट लिया और वो लगातार कई दिनों तक ऐसा होता रहा, या पैर में ऐसी डिफॉर्मिटी हो गई है, ऐसी विकृति आ गई है जिसकी वजह से पैर की शेप बिगड़ गई है और उसमें अल्सर डेवलप होने की संभावना है। अगर हम बात करें वैस्कुलर डिजीज की या रक्त संचार नलिकाओं के इन्वॉल्व होने की, तो ये मधुमेह रोगियों में 30 गुना बिना मधुमेह रोगियों से ज्यादा होता है। ज्यादातर मधुमेह रोगियों में एथेरोस्क्लेरोसिस ऑब्लिटरेंस या लेड पाइप टाइप की रक्त नलिकाएं हो जाती हैं, जो हम लोग को इवन सिंपल प्लेन एक्सरे में भी हड्डी की तरह दिखाई देती है, क्योंकि इसमें मीडिया का कैल्सिफिकेशन हो जाता है। देयर इज खून के दौरान की कमी होने के साथ उसमें कोलेट्रल्स बनने लगते हैं, जिसमें रक्त संचार अलग जगह से बढ़ जाता है
और इन रक्त की नलिकाओं का इलास्टिसिटी चली जाती है। ज्यादातर मरीजों में ये प्रमुख कारण नहीं होता। पहला कारण जो होता है वो न्यूरोपैथी होती है, फिर वैस्कुलर डिजीज होता है। अगर हम बात करें डायबिटिक फुट अल्सर की, तो ये एक शुरुआती इवेंट होती है डायबिटिक फुट सिंड्रोम का। एक पैर के तलवे में एक घाव हो जाना एक शुरुआती घटना होती है। एक डायबिटिक फुट में रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। उसके पैर की नसें कमजोर हैं, उसको पता ही नहीं चल रहा है। बाद में उसके ऊपर एक फुट अल्सर बना। ये फुट अल्सर पैर कटने तक की नौबत ला सकता है। तो डायबिटिक फुट का अल्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट शुरुआती घटना होती है। इसके लिए एक वेगनर क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहली स्थिति है कि जो स्किन है, जो स्किन की त्वचा की ऊपरी सतह है, वो इंटैक्ट है, अभी अल्सर नहीं बना है। प्रथम स्थिति है, वो 0 स्टेज थी। प्रथम स्थिति है जिसमें सुपरफिशियल या ऊपरी भाग का सिर्फ इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी स्थिति में टेंडन, बोन या लिगामेंट का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, ये सब डैमेज हो गए हैं फुट के अल्सर में। तीसरी स्थिति या तीसरी स्टेज जो है, उसमें हड्डी का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे आप इस एक्सरे में देख सकते हैं कि आधी हड्डी खाई हुई, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गई। चौथी स्टेज में पैर की उंगलियों की, टोस की या अग्रिम भाग की, 4 फुट की गैंग्रीन हो गई है, यानी कि उसमें मृत हो गया है वो पार्ट। और पांचवी स्टेज फाइनली है वेगनर क्लासिफिकेशन की, जिसमें पूरे पैर में कालापन आ जाता है और गैंग्रीन हो जाता है। तो शुरुआत हमने की थी, क्या ये मरीज की गलती है? दोनों ही चीजें हैं। मरीज भी अपने इलाज में उतना ध्यान नहीं देता है, और डॉक्टर भी शायद उसका ब्लड शुगर का कंट्रोल जिस लेवल पे उसको रखना चाहिए उस लेवल पे रखना नहीं चाहता है या रखने में सक्षम नहीं। अगर हम देखें कि मरीज की गलती कहाँ कहाँ हो सकती है, बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको पहली बार जब डायबिटीज का पता लगता है तो वो इस बात से इनकार करते हैं, अरे एक ब्लड शुगर की वैल्यू ज़्यादा आ गई या 2 बार आ गई, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे डायबिटीज हो गई, मेरे परिवार में तो किसी को नहीं। वो ये नहीं जानते हैं कि ये बीमारी आगे चल के क्या रूप ले सकती है, ये बढ़ती जाती है। और मरीज को ये नहीं पता रहता है कि अगर ब्लड शुगर का शुरुआती दौर में डायबिटीज में अच्छा कंट्रोल ना रखा जाए तो क्या क्या नुकसान आने वाले कुछ वर्षों में होने लगेंगे। मरीज ये सोचता है कि अगर ब्लड शुगर ज़्यादा कम हो गई तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, मेरा वजन बढ़ने लगेगा। ज़्यादातर दवाइयाँ कई सारी डायबिटीज़ के रोगियों को लिखी जाती हैं, उनको साथ में शुगर के अलावा ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की, एस्पिरिन की दवा लेनी होती है, जिसका एक कॉम्प्लिकेटेड रेजिमेंट होता है। खाने के पहले ये लेनी है, खाने के बाद लेनी है, वो उसको मरीज को फॉलो करने में दिक्कत होती है। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर खर्चा मरीज को अपने आप बियर करना पड़ता है। शायद फिजिशियन उतना फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है जितनी की मरीज को ज़रूरत है, और एक आपस में जो विश्वास डॉक्टर और मरीज के बीच में होना चाहिए वो कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में लुप्त होता जा रहा है। अगर हम बात करें कि किसी डायबिटीज़ के मरीज के लिए क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो 50% मधुमेह रोगियों ने ये कहा
इस सर्वे में, जो मैं आपको स्लाइड में दिखा रहा हूँ, कि उनको आँख बहुत प्यारी है। 21% ने कहा कि दिल की बीमारी से डर लगता है। 11% ने कहा गुर्दे की बीमारी से डर लग सकता है। लेकिन केवल 9% ने कहा कि उनके पैर में भी ये व्याधि हो सकती है और उनको उससे बचाव करना है। मधुमेह रोगियों को क्या चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से कहें कि कृपया मेरा पैर देखें, अपने जूते और मोजे डॉक्टर को निकाल के दिखाएं, ताकि वो पैर के नीचे की सतह और ऊपर की पैर की पूरी अच्छी से एग्जामिनेशन कर सकें। अगर हम बात करें कि शुरुआती दौर में अगर किसी ने मधुमेह में ब्लड शुगर बढ़े होने का सही इलाज नहीं किया है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस का रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे वो आँख के कॉम्प्लिकेशन हो, गुर्दे के हों, या पैर के या हृदय के। ये सब शुरुआती दौर में अच्छे ब्लड शुगर के कंट्रोल के, जब पहली बार डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है तो पहले 4-5 साल में तक उसका सही कंट्रोल रखना चाहिए। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक स्लाइड है जिसमें कि पहली विजिट में पुअर कॉम्प्लायंस, यानी कि जो डॉक्टर ने इलाज बताया है उसको छोड़ देना या फॉलो न करना पूर्णता बहुत ही कॉमन है दूसरी विजिट या फॉलो अप विजिट के कंपैरिजन में, और इससे पैर के केयर में व्यवधान आता है। अगर हम मरीज की गलती की बात करें तो ज़्यादातर डॉक्टर उनको बताते हैं कि जैसे अपने चेहरे की देखभाल करते हैं, अपने पैर की भी देखभाल करें। पैर के नाखून को काटने के लिए विशेष ध्यान दें। लेकिन एक मरीज जिसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी है, उसको सेंसेशन नहीं रहता है। ये लॉस ऑफ सेंसेशन की वजह से उसमें चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, उसके ऊपर इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। उसकी रक्त नलिकाएं एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो उसके अंदर फैट और कैल्शियम का डिपोजिशन होता है वो कड़ी हो जाते हैं, जिससे कि रक्त का संचार पैर के हिस्सों में कम होने लगता है। फिर उसके ऊपर न्यूरोपैथी की वजह से घाव और अल्सर होने लगता है। बाद में ये नेक्रोसिस और गैंग्रीन और अंतिम दौर में पैर कटने तक की या पैर की उंगली कटने की नौबत आ जाती है। एक कहावत है, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए शायद कही गई थी। हम सब जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ समय के साथ में आने वाले वर्षों में बढ़ता जाता है। किसी भी मरीज में दवा बढ़ाने की, लगातार ब्लड शुगर चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि कई मरीजों में जिसमें हम HbA1c का बड़ा अच्छा कंट्रोल किए हुए हैं, तब भी सेल्युलर लेवल पे या सेल के लेवल पे, माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे ये बीमारी बढ़ती जाती है, जिसको हम लोग मेटाबॉलिक कर्मा कहते हैं। फिजिशियंस इनर्शिया, शायद जो फिजिशियन होते हैं वो अर्ली स्टेज में, पहले गोल्डन पीरियड में डायबिटीज़ पता चलने के 5 वर्ष के अंदर टारगेट तक इलाज नहीं करते हैं। फिजिशियन को ये लगता है कि शायद 6.5% HbA1c करने की ज़रूरत नहीं है, 7% करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि उस समय किया हुआ अच्छा कंट्रोल, सही कंट्रोल बहुत ही फायदेमंद होता है। ऐसा कई तरह के क्लिनिकल ट्रायल्स में सिद्ध हो चुका है। डॉक्टर हाई रिस्क फूड को मधुमेह रोगियों में पहचान नहीं पाते हैं, इलाज नहीं कर पाते हैं। वो उसमें कितना रक्त संचार हो रहा है या कितना
नसों का डैमेज हो चुका है उसको एसेस करना बहुत ज़रूरी है, जो शायद वो नहीं कर पाते हैं। शुरुआती दौर में अगर सुपरफिशियल अल्सर हुआ है तो उसमें ऑफलोडिंग, यानी कि उस भाग पे जो प्रेशर पड़ रहा है उसको ऑफलोड कर दिया जाए, वहाँ पे प्रेशर ना पड़ने पाए। शुरुआती दौर में कर देने से जो अल्सर है वो बढ़ने नहीं पाता है अंदर की ओर। एंटीबायोटिक का सही चुनाव करना डायबिटिक फुट के मैनेजमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी बात करें फाइनल वर्डिक्ट की, क्या ये मरीज की गलती है या फिजिशियन का इनर्शिया है, ये केस टू केस वेरी करेगा। कितना उसके फिजिशियन ने शुरू में ध्यान रखा है, कैसे उसने प्रोएक्टिव रूप में उन व्याधियों को, नसों के इन्वॉल्वमेंट को, वैस्कुलरिटी को चेक किया है, और कैसे मरीज ने उन सारे निर्देशों का पालन किया है। धन्यवाद।